हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मैं तरुण डाढ़ा आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल एसचंद अकेडमी में। स्टूडेंट्स, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो होगा हमारा रिवीजन टेस्ट। ठीक है, कल मैंने आपको एक रिवीजन टेस्ट करा दिया था। आज भी हम रिवीजन टेस्ट ही करेंगे। ठीक है, तो शुरू से लेकर अंत तक मेरे साथ बने रहना और क्वेश्चंस के आंसर भाई साथ साथ कमेंट बॉक्स में देते रहना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है भाई आपके सामने ये रहा। रिवीजन टेस्ट के अंदर भाई सारे क्वेश्चंस मिक्स होंगे, यानी कि कोई भी क्वेश्चन टॉपिक से किसी भी टॉपिक से आ सकता है आपके पास। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है, ए टेलर हैड ए नंबर ऑफ शर्ट पीसेस टू कट फ्रॉम ए रोल ऑफ फैब्रिक। ही कट ईच रोल ऑफ इक्वल लेंथ इनटू 20 पीसेस। ही कट एट द रेट ऑफ 57 कट्स ए मिनट। हाउ मेनी रोल्स वुड बी कट इन 40 मिनट्स। एक दर्जी के पास भाई क्या है, कपड़े का एक रोल है। उसको काटने के लिए कई शर्ट के टुकड़े थे। ठीक है ना, एक रोल था पूरा कपड़े का, उसमें से कई शर्ट के कपड़े काटने थे उसको। उसने समान लंबाई के प्रत्येक रोल को 20 टुकड़ों में काट लिया। ठीक है, उसने क्या काम करा भाई, जितने भी रोल थे उसके पास उनको 20 टुकड़ों में काट लिया, इक्वल लेंथ के जो थे। उन्होंने 1 मिनट में 57 कट की दर से कटौती की, मतलब कि 1 मिनट में कितने कट्स देता है वो, 57 कट्स लगा रहा है उसके अंदर। 40 मिनट में कितने रोल काटे जाएंगे, जो कपड़े के पूरे रोल हैं 40 मिनट के अंदर वो कितने काट देगा, आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, अब देखना भाई, अगर किसी को 20 पीस काटने हैं, 20 पीस काटने हैं कपड़े में से, आपको किसी रोल में से पूरे में से, तो आपको कितने कट लगाने होंगे? आपको 20 कट पीस के लिए भाई 19 कट लगाने होंगे ना। 19 कट्स, यही तो है। जैसे मान लो कि मेरे पास एक कपड़े का पूरा रोल है, इसको मुझे 2 पीस में काटना है, तो मुझे कट कितना लगाना पड़ेगा? 1 कट लगाना पड़ेगा। मुझे अगर 3 पीस में काटना है तो मुझे कितने कट लगाने पड़ेंगे? 2 कट लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो 20 पीस कर लिए भाई क्या करना पड़ेगा आपको? 19 कट लगाने पड़ेंगे। ठीक है ना। अब वो भाई क्या करता है, 1 मिनट में 57 कट काटता है, तो 40 मिनट में कितने रोल काटे जाएंगे? ठीक है, अब भाई एक चीज देखना, 19 कट लगाने के बाद वो एक रोल पूरा काट लेता है कपड़े का। कितने काट लेता है? एक रोल कपड़े का पूरा काट लेता है। ठीक है, अब 57 कट पर मिनट के हिसाब से लगाता है वो, तो 40 मिनट में कितने रोल काटे जाएंगे? भाई 57 में क्या है उसका, पर मिनट कितने कट लगाता है? 57। तो 40 मिनट में कितने कट लगाएगा? 57 इंटू 40 कट लगाएगा, यही तो होगा भाई। कितने कट लगाएगा ना, तो कितने रोल काट लेगा वो बताओ भाई। 19 कट में एक रोल बनता है, तो एक कट में कितने रोल होंगे? 1/19 रोल होंगे आपके पास। तो भाई 57 × 40 में फिर कितने होंगे? 57 × 40/19 रोल कपड़े के। 19 तिया 57 और 40 तिया कितना हो गया? 120 हो गया। यानी कि वो 120 जो रोल है कपड़े के उन्हें काट लेता है। भाई मेन चीज यहाँ पे थी कि 20 पीसेस में काटने के लिए, 20 टुकड़ों में बांटने के लिए उसको कितने कट लगाने पड़ेंगे? 19 कट लगाने पड़ेंगे। तो आपको पता चला कि भाई 19 कट मारने के बाद वो जो पूरा कपड़े का एक रोल है उसको पूरे को काट देता है वो। अब वो 57 कट पर मिनट के हिसाब से काटता है, तो 40 मिनट में भाई कितने कट लगा देगा वो? 57 × 40 कट लगा देगा। अब 19 कट में एक रोल कटता है, तो 57 × 40 में कितने कटेंगे? 57 × 40/19 रोल, कितने रोल कट जाएंगे? कितने आ गए आपका? 120। कौन सा ऑप्शन है आपका? 120। ऑप्शन नंबर बी था आपका। ठीक है भाई, तो अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। ये अर्थमेटिक रीजनिंग का पार्ट है। ठीक है, मैंने आपको अर्थमेटिक रीजनिंग क्लासेस में कराया था ना पहले, जिसमें कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और सेकंड सेकंड है भाई आपका, इन रो ऑफ गर्ल्स श्वेता इज 11 फ्रॉम द राइट हैंड, मानसी इज 14 टू द लेफ्ट ऑफ श्वेता। इफ मानसी इज 12 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द रो। लड़कियों की कोई पंक्ति है, उसमें क्या हो रहा है कि श्वेता दाएं छोर से 11वें स्थान पर है। ठीक है, मानसी श्वेता के बाएं से 14वीं है। जो मानसी है वो श्वेता के भी बाएं से कौन से नंबर पे है? 14वें नंबर पे है। यानी यदि मानसी बाएं ओर से 12वीं है तो पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है उस रो के अंदर, ये पता लगा रहा है आपको। भाई आपको दिया क्या गया है? पहले दिया गया है कि श्वेता दाएं ओर से 11वें स्थान पर है। मान लो कि श्वेता भाई क्या है, श्वेता यहां पर है। ठीक है, कौन से स्थान पर है ये? 11वें स्थान पर है दाई ओर से। मानसी श्वेता के बाएं से 14वीं है। भाई मान श्वेता कहाँ है? यहाँ है। इसका बायां किधर होगा? इधर होगा। तो यहाँ पे कौन है? मानसी। और मानसी भाई श्वेता के बाएं से कौन से स्थान पर है? 14वें स्थान पर है। तो मानसी और श्वेता के बीच में कितनी लड़कियां होंगी भाई? 13 लड़कियां होंगी ना, 13। जब श्वेता के बाएं से मानसी कौन से स्थान पर है? 14वें स्थान पर है,
तो मानसी और श्वेता के बीच में कितनी लड़कियां होंगी? 13 लड़कियां होंगी। अच्छा, अब मानसी क्या है? बाएं छोर से यानी कि लेफ्ट हैंड से कौन से स्थान पर है? 12वें स्थान पर है मानसी। तो इधर से मानसी कौन से स्थान पर है? 12वें स्थान पर है। ठीक है, आपसे पूछा गया कि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, लड़कियां कितनी है टोटल। अब भाई बताना जरा, यहां से लेके 12वीं पे कौन सी होगी? मानसी हो गई, तो 12 आपके पास आ चुके हैं। मानसी श्वेता के बीच में कितनी लड़कियां हैं? 13 लड़कियां हैं। ठीक है, और भाई श्वेता के बाद कितनी लड़कियां हैं? श्वेता को मिला के 11। यहां से लेके श्वेता तक कितनी लड़कियां हैं? 11 लड़कियां, क्योंकि 11वें स्थान पर है ना श्वेता राइट हैंड साइड से। तो टोटल लड़कियां कितनी होगी आपके पास? बताओ जरा भाई। 13 और 12 25 और 11 36, 36। तो आपके पास उस पंक्ति के अंदर टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी थी? 36 थी। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका मेरे भाई सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये करना था आपको। इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको करा चुका हूं ऑर्डर एंड रैंकिंग के अंदर। कराए थे ना मैंने आपको कि दाएं से इतने स्थान पर है तो बाएं से कौन से स्थान पर होगी, या टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, बॉयज कितने हैं, ये सब मैं आपको करा चुका हूं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये देखिए, ये भाई क्वेश्चन है आपका। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपने किए हैं ना, वेन डायग्राम बनता है जिनके अंदर। जैसे आपके पास कुछ भाई स्टेटमेंट दे रखी हैं, फिर आपको दे रखे हैं कुछ क्या निष्कर्ष। देखिए भाई, ये आपके पास स्टेटमेंट 1 और 2, ये आपके पास क्या है? यहां तक कथन है, वो है आपके पास कथन। ठीक है, और भाई ये जो नीचे लिखे हुए हैं 1 2 3, ये क्या है आपके पास? ये निष्कर्ष हैं आपके। ये क्या है? निष्कर्ष हैं आपके। और आपके सामने भाई 4 ऑप्शन दिए गए हैं A B C D। तो आपको कथन को पढ़ना है और फिर बताना है कि कौन सा निष्कर्ष फॉलो करेगा या फिर नहीं करेगा। इन क्वेश्चंस को करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना होता है, वेन डायग्राम के थ्रू आपको डायग्राम बनाना होता है। कैसे? सम पेन्स आर पेंसिल, कुछ पेन क्या है? पेंसिल हैं। तो भाई मैंने मान लो पेन ये माने, है ना, पेन माने मैंने ये, इनमें से कुछ क्या है? पेंसिल हैं। पेंसिल ये तो होता है भाई, जब कुछ के लिए बात आती है तो आपको थोड़ा कॉमन एरिया देना पड़ता है ना बीच में, पेन और पेंसिल। अब सेकंड कथन क्या है आपके पास? दूसरा, ऑल पेंसिल्स आर इरेजर, सभी पेंसिल क्या है? रबड़ हैं। अगर सारी पेंसिल रबड़ है तो भाई क्या होगा फिर? पेंसिल किसके अंदर आएंगी फिर? रबड़ के अंदर आएंगी, या फिर इरेजर बोल सकते हो आप इसको, इरेजर, है ना। कुछ पेन क्या है? पेंसिल हैं, और सारी पेंसिल क्या है? इरेजर हैं। आपका डायग्राम बन चुका है। अब पढ़ते हैं आपके निष्कर्ष क्या है। पहला है सम पेन्स आर इरेजर्स, कुछ पेन क्या है? इरेजर हैं। तो भाई कुछ पेन क्या है? पेंसिल तो है ही, और सारी पेंसिल क्या है? इरेजर हैं। तो कुछ पेन क्या हो गए? इरेजर हो गए ना। देखो भाई, ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल जो है बड़ा वाला, इन दोनों के बीच में कॉमन चीज आ गई ना, देखो क्रॉस कर रहे हो दूसरे को ये। तो इसका मतलब क्या है? कुछ पेन क्या है? इरेजर भी हैं। तो पहला निष्कर्ष भाई आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, है ना, ऐसा है। दूसरा है नो पेन्स आर इरेजर, कोई पेन क्या है? इरेजर नहीं है। अब भाई ऐसा है क्या? पहली स्टेटमेंट में हम बता चुके हैं कि कुछ पेन क्या है? इरेजर हैं। दूसरा बोल रहा है कि कोई पेन इरेजर नहीं है। तो यदि अगर कुछ पेन इरेजर हैं तो ये वाली बात कि कुछ पेन इरेजर नहीं है ये गलत हो जाएगी ना, क्योंकि पहली के अंदर जो है हमने पता लगा लिया कि सही है वो। तो दूसरी वाली आपकी क्या हो जाएगी भाई? स्टेटमेंट, कथन, आपका निष्कर्ष गलत हो जाएगा। थर्ड है आपका कुछ रबड़ पेंसिल हैं, सम इरेजर आर पेंसिल। अब भाई इरेजर कौन सी हैं? ये वाली हैं। अब पेंसिल कौन सा है आपका? ये वाला है। तो कुछ इरेजर पेंसिल है क्या? नहीं है। देखो भाई, जब आपके पास ये चीज बनती है, ये वाली, अगर ये आपका इरेजर है, ये आपका क्या है? पेंसिल है, तो इरेजर का ये वाला हिस्सा जो है पेंसिल ने कवर कर लिया ना, तो आप लोग बोल सकते हो कि इरेजर का कुछ हिस्सा क्या है? पेंसिल है। यानी कि कुछ रबड़ क्या है? पेंसिल हैं। तो ये वाली बात भी भाई क्या है मेरे भाई? सही है, और पहले भी सही थी। यानी आपका निष्कर्ष 1 और 3 वो दोनों ही सही हैं, और निष्कर्ष 2 आपका क्या है? गलत है। तो ऑप्शन देखिए अब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका। पहला है ओनली कंक्लूजन टू फॉलो, तो भाई केवल निष्कर्ष 2 करता है क्या? अनुसरण नहीं करता। दूसरा है केवल निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं, ओनली 1 एंड 2 फॉलो, तो ऐसा भी नहीं है। तीसरा है ओनली 1 एंड 3 फॉलो, केवल पहला और तीसरा। हाँ भाई, पहला और तीसरा ही तो कर रहे थे, तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको करने होते हैं भाई। आप अपनी क्लास भी देख सकते हो पर रिपीट करके। ठीक है, जो लोग नए जुड़ रहे हैं, जिनको नहीं पता, वो भाई कथन निष्कर्ष की मैंने पूरी बाकायदा क्लासेस ली थी 3-4 दिन, उनको देख सकते हो आप रिवीजन करके। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 था आपका, ये रहा। इस टाइप के क्वेश्चंस भी मैंने आपको भी कराए थे सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर। यहाँ पे कुछ लोग बैठे होते हैं, है ना। यहाँ क्या है? 5 प्रोडक्ट्स N L T U and R आर प्लेस्ड इन ए रो फेसिंग टुवर्ड्स द ईस्ट। 5 उत्पाद हैं आपके पास N L T U and R, क्या है भाई? एक पंक्ति में पूर्व की ओर मुख करके खड़े हैं, है ना। पूर्व की ओर मतलब कि भाई
जैसे कि आपका ये तो होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, साउथ होता है, यानी कि ये पूर्व होता है। ये तो कोई पंक्ति थी आपके पास, इधर की तरफ मुंह कर रखा है उन लोगों ने या फिर उन उत्पादों ने, ठीक है। टी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ यू। टी कहां है भाई? यू के बाएं से दूसरे स्थान पर है, ठीक है। मान लो यू आपका यहां पे है, इसका फेस किधर है मेरे भाई? इधर है, तो इसका बायां किधर होगा? ऊपर की साइड होगा ना। तो पहला स्थान और दूसरा स्थान यहाँ पे कौन है? टी। यही तो बोला गया है, टी यू के बाएं से दूसरे स्थान पर है, ठीक है। एन इज सेकेंड टू द राइट ऑफ एल। अभी हमें एन और एल के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो उनकी हम पोजीशन अभी लिखेंगे नहीं, हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में। पहले क्या है? आर इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ यू। और आर कहां है भाई? यू के ठीक दाएं है। यू का बायां ऊपर है, तो यू का दायां किधर होगा? नीचे होगा। इसके ठीक दाएं कौन है? आर है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, लिख दिया हमने। अब ये वाली जो लाइन लिखी हुई थी, एन इज सेकेंड टू द राइट ऑफ एल, है ना। एन एल के दाएं से दूसरे स्थान पर है। अब भाई ये कंडीशन कब हो सकती है? जब आपका एल यहां पे हो और एन कहां हो? यहां हो। तभी तो एन आपका एल के दाएं से, एल का दाएं किधर होगा? नीचे की तरफ होगा। तो एल के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन होगा? टी एंड एन, यानी कि आपका यहां पे क्या आएगा? एन आएगा। तो एल टी एन यू आर, एन एल टी यू आर। तो सारे के सारे लोग क्या कर दिए हमने? बैठा दिए। सबका फेस किधर है? ईस्ट की तरफ है, ठीक है। अब पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर, कौन सा उत्पाद उत्तर छोर से दूसरे स्थान पर है? विच प्रोडक्ट इज एट द सेकंड पोजीशन फ्रॉम द नॉर्थ एंड। नॉर्थ की तरफ से दूसरे स्थान पर कौन सा है? भाई पहले स्थान पर ये है, उत्तर ये होगा ना ऊपर। उत्तर भाई ऊपर से स्टार्ट करोगे आप लोग। तो पहले स्थान पर एल है, दूसरे पे कौन है आपका? टी है आपका। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है ना भाई। इस तरह करते हैं क्वेश्चन के अंदर, जिसकी आपको जानकारी ना हो ना जिस लाइन के बारे में, उसको स्किप कर दीजिए, आगे बढ़िए, ठीक है। जैसे कि मुझे ये जो लाइन है, एन इज सेकेंड टू द राइट ऑफ एल, इसके बारे में कुछ पता नहीं था, तो पहले मैंने भाई अपने बचे हुए थे वो लोग बैठा लिए। फिर बाद में मुझे मुझे ये कंडीशन कब बन सकती है? ये तभी बन सकती है जब आपका एन यहां पे हो और एल कहां पे हो? ऊपर हो, सबसे ऊपर हो, ठीक है भाई। तो इस तरह करेंगे इन क्वेश्चंस को, है ना। बाकी मैंने आपको इनफ क्वेश्चंस करा चुका हूं मैं आपको क्लासेस में पहले भी। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। ये है भाई आपका मिरर इमेज का क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं। ये रहा, ये रहा, दिख रहा है ना आपको? है ना भाई? आपके पास ये भाई कुछ लिखा हुआ है DYK53M, और MN क्या है आपके पास? एक ये एक मिरर है, मिरर यानी कि शीशा लगा हुआ है यहाँ पे, दर्पण। तो आपको दर्पण के अंदर ये चीज कैसी दिखाई देगी, आपको ये बताना है। आपके सामने ऑप्शंस हैं A B C and D, ठीक है। और मैं आपको बता चुका हूं कि जब भाई मिरर आपका साइड में रखा हुआ हो तो क्या होता है? दाएं की चीज बाएं पहुंच जाती है, बाएं की चीज कहां पहुंच जाती है? दाएं पहुंच जाती है, ठीक है। तो ओरिएंटेशन क्या हो जाती है उसकी? बदल जाती है। और अक्षरों की जो खुद की जो ओरिएंटेशन है भाई, वो भी बदल जाती है। जैसे कि आपके पास डी से स्टार्ट होकर एम पे खत्म हो रहा है ना, तो मिरर में भाई आपका एम से स्टार्ट होकर डी पे खत्म होगा। और ये जो एम और डी हैं, इनकी पोजीशन भी क्या हो जाएगी भाई? ये भी चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ये आपको फिर ऐसे नजर आएंगे मिरर के अंदर, ठीक है ना। आपको कैसे नजर आएंगे फिर मेरे भाई? ये ऐसे नजर आएंगे, ठीक है, मिरर के अंदर। तो अब बताइए भाई, एम से स्टार्ट होकर डी पे खत्म होने वाले क्या हैं? सारे के सारे ही हैं। लेकिन इस तरह का डी किसके अंदर बना हुआ है भाई? ए के अंदर बना हुआ है क्या? नहीं, ये तो नहीं बना हुआ। बी और सी के अंदर बना हुआ है, ना ही आपका डी के अंदर बना हुआ। तो आपके ए और डी पहले ही गलत हो चुके हैं। अब बी और सी में देखना है आपको। भाई बात करूं अगर मैं एम की, तो बी के अंदर क्या है? एम ऐसा बना हुआ है, और बनना कैसा चाहिए आपका? ऐसा बनना चाहिए मिरर के अंदर। तो ऐसा ऑप्शन नंबर सी के अंदर ही तो है। तो आपका सी ही सही आंसर हो जाएगा, ना कि बी होगा, ठीक है ना भाई। तो ये मिरर इमेज का क्वेश्चन था, है ना। मैं सारे क्वेश्चंस इंक्लूड करने की कोशिश कर रहा हूं क्लास के अंदर, ताकि आपकी प्रैक्टिस क्या हो सके, स्मूथ तरीके से चल सके आगे की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये देखिए भाई, फिगर काउंटिंग मैंने आपको कई दिन पढ़ाया था लगातार, मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट भी समझाए थे उसके अंदर। तो ये क्वेश्चन है आपके पास, इसमें बताना है कि हाउ मेनी ट्राइंगल्स, यानी त्रिभुज कितने हैं इसके अंदर। त्रिभुजों की संख्या बतानी है आपको, ठीक है। अब भाई त्रिभुजों की संख्या की बात करूं अगर मैं, भाई इसको फिगर को थोड़ा सा मैं एडिट कर देता हूं, और इसमें भाई ये लाइन भी थी एक, ठीक है। अब ठीक है ना। तो इसके अंदर त्रिभुज कितने हैं उसकी संख्या बतानी है आप लोगों को। भाई मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं क्लासेस के अंदर भी, कि यदि आपके पास कोई इस टाइप का ट्रायंगल है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होते हैं? आप एक दो करते हो, फिर दोनों को जोड़ देते हो, कितना आ जाता है आपके पास? एक और दो, तीन आ जाता है। तो ऐसे अगर आपके पास आकृति नजर आती है आपको, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे उसके अंदर? तीन होंगे। अच्छा, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, तो भाई यहां से आपको ऊपर वाले पोर्शन से खाली इतना जो पोर्शन है आपके पास, ये वाला, ये यहां से कितने मिलेंगे आपको? तीन मिलेंगे। तीन ही तो मिलेंगे, है ना।
और 3 भाई आपको यहां से मिल जाएंगे, नीचे वाला जो बना हुआ है आपके पास, यहां से आपको 3 मिलेंगे। तो 3 और 3 है तो भाई आपके पास आ चुके हैं। अब आपको मैंने एक चीज और बताई थी कि यदि आपके पास कोई इस टाइप की आकृति है, इस टाइप की आकृति है आपके पास, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने होते हैं? इसके अंदर की बात करूं भाई मैं तो 1 2 3 4, आप ऐसे नंबरिंग करते हो, और सबसे बड़ा जो नंबर होता है आपके पास 4, उसमें क्या कर देते हो भाई, उसका दुगना कर देते हो, तो कितना आता है आपके पास? 8 आता है। यानी कि इस प्रकार की एक आकृति से आपको कितने ट्रायंगल मिलते हैं? 8 मिलते हैं। अब इस फिगर के अंदर ऐसी कितनी आकृतियां बनी हुई हैं भाई, देखो जरा, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 4 बनी हुई है ना। तो यदि 1 से 8 मिलते हैं तो आपको 4 से कितने मिलेंगे आपके पास, बताना जरा भाई, कितने मिल जाएंगे? 32 मिल जाएंगे। 6 आपको मिल चुके थे पहले स्टेप में, 3 3, और अब 32 कहां से मिल गए आपको? यहां से मिल गए। दोनों को जब जोड़ा तो कितना है आपके पास? 38 आ चुका है अब तक। तो 38 भाई ऑप्शन में है वैसे तो, लेकिन क्या इसके अंदर भी और ट्रायंगल्स बचे हुए हैं क्या, छिपे हुए हैं? हाँ भाई, इसके अंदर अभी और ट्रायंगल्स भी छुपे हुए हैं। वो कौन कौन से हैं देखना जरा। जब मैं चारों को एक साथ लूंगा तो भाई ये वाली चीज जो है, ये भी तो एक ट्रायंगल बनेगा। ऐसे ही आपका ये ट्रायंगल बनेगा एक, ऐसे ही आपका क्या बनेगा, आपका ये ट्रायंगल बनेगा। तो आपको 3, पहला, दूसरा एंड तीसरा, 3 ट्रायंगल आपको और नजर आए, तो मैं भाई इसमें 3 ऐड और कर दूंगा। कितना जाएगा आपके पास? 41 हो जाएंगे। क्या अभी इसके अंदर और बचे हुए हैं? हाँ भाई, इसके अंदर भी और भी बचे हुए हैं, देखो वो कौन कौन से हैं भाई। 3 आपको ऐसे मिले। अब भाई बात करूं मैं इसकी, ये भी तो ट्रायंगल बनेंगे, 1 2 और 3। तो 3 आपको भाई नीचे की साइड से मिलेंगे, 3 आपको ऐसे इस तरह से मिले, और 3 आपको इस तरह से मिले, ठीक है। तो 41 में भाई आप लोग 3 और जोड़ दोगे, कितना जाएगा आपके पास? 44 आ जाएगा, 44। ठीक है भाई, तो इसके अंदर त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 44 ही है, ना इससे ज्यादा है ना इससे कम है। तो 44 कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना भाई। तो कॉन्सेप्ट मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को याद होंगे ये वाले भाई। अगर आपको ये चीज याद है ना तो आप जल्दी और कर लोगे। मैंने 8 चौक 32, 32 मैंने एक साथ गिन दिए, देखो 3 3 6 38 मैंने एक साथ गिन दिए थे अपने टोटल। ठीक है, चलें भाई नेक्स्ट की तरफ। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि भाई आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना। बताइए, ये आपके पास भाई डाइस का क्वेश्चन है, पासे का क्वेश्चन है, पासा फेंकते हैं आप लोग। तो आपके पास भाई दिया गया है 4 3, आपके पास पासे की स्थितियां दी गई हैं, पोजीशन 4 5 1 6 3 1 3 4 1। ठीक है ना भाई, नजर आ रहा है ना। आपसे पूछा गया है कि एक के अपोजिट, एक के विपरीत कौन सा आप नंबर होगा, एक के विपरीत ये बताना है आपको। 6 होगा, 2 होगा, 4 होगा, फिर 3 होगा। इसके भी आप क्या करते हो, मैं कोई ऐसी 2 स्थितियां देखता हूं जहां पे क्या हो, केवल एक ही नंबर कॉमन हो। अगर मैं फिगर पहले की और दूसरे की बात करूं, इसके अंदर भाई यहाँ क्या है, 5 4 और 1 है, यहाँ क्या है 3 6 और 1 है। तो दोनों के अंदर क्या है, केवल नंबर जो 1 है आपका वही कॉमन है। तो आपका जो 1 है क्या है भाई, दोनों में वही कॉमन है। तो मैं भाई 1 से स्टार्ट करूंगा, और कैसे घूम जाऊंगा मैं, घड़ी की विपरीत दिशा में घूम जाऊंगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो 1 5 और 4, 1 5 और 4 पहले से मैंने लिख लिया। अब दूसरे में क्या है आपका, 1 3 और 6, क्या है 1 3 और 6, एक दूसरे के ऊपर नीचे लिखते हैं इनको। ठीक है, अब जो जिसके नीचे है वो क्या होता है, उसका अपोजिट होता है। जैसे कि 5 का अपोजिट क्या है, 3 है, 4 का अपोजिट क्या है, 6 है। तो भाई 1 का अपोजिट क्या होगा बताओ जरा। भाई देखो आपके पास 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, बचा कौन सा आपका, 2 ही तो बचा, नंबर 2। तो 1 के अपोजिट भाई कौन हो जाएगा, जो बचा हुआ है आपका, यानी कि नंबर 2 हो जाएगा 1 के अपोजिट। क्योंकि भाई 1 के अपोजिट तो कुछ दिख नहीं रहा आपको यहां से, तो लेकिन बचा हुआ कौन सा नंबर है, 2 बचा हुआ है ना। देखो भाई 5 के 3 हो गया, 4 का 6 हो गया, तो 1 का क्या होगा, 2 होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये डाइस का क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं डाइस के। सारे के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस में इंक्लूड कर रहा हूं क्लास के अंदर आज। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये रहा, ये भाई वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वेन डायग्राम, यानी कौन सा फिगर आपका वुमेन, मदर इन लॉ और हाउस वाइफ, यानी कि महिलाएं, महिला है ना, सास और हाउस वाइफ यानी कि पत्नी, उनके बीच में संबंध दिखाता है, महिला, सास और पत्नी। अब भाई आपको पता है कि महिला, सास और पत्नी, इनके बीच में क्या संबंध हो सकता है, पत्नी भी महिला है, सास भी एक महिला होती है। यानी कि महिला तो आपका क्या होगा भाई, बड़ा सर्कल होगा, यानी कि दोनों जो है सास और पत्नी महिला के कैटेगरी में तो आती हैं। ठीक है, अब सास और पत्नी के बीच में क्या संबंध होगा, उनके बीच में भाई ये संबंध होगा, ये मान लो ये सास है आपकी, ये क्या है, पत्नी है। ठीक है,
भाई कुछ सास क्या होती हैं, पत्नियां भी होती हैं। सॉरी, हाउस वाइफ को भाई हिंदी में क्या बोलते हैं नहीं पता, हाउस वाइफ ही लिख लो इसको, ठीक है ना, हाउस वाइफ ही लिख लो, ठीक है। अब भाई सारी की सारी क्या होती हैं, महिला होती हैं, चाहे सास की बात करो चाहे हाउस वाइफ की बात करो। लेकिन कुछ सास भाई क्या हो सकती हैं आपके पास, हाउस वाइफ हो सकती है ना। सारी की सारी सासें हाउस वाइफ हों इसकी तो गारंटी कुछ है नहीं, लेकिन कुछ सास क्या होती हैं, हाउस वाइफ होती हैं। तो जब ये कंडीशन आती है ना कि कुछ कुछ सास हाउस वाइफ हैं, तो उस टाइम पे भाई आपको इस तरह से इमेज दिखाना होता है, यानी कि थोड़ा सा एरिया कॉमन होता है दोनों के बीच में। तो आपका फिगर कौन सा बनेगा जो दर्शाएगा इन तीनों के बीच में संबंध को, वो बनेगा आपका ये वाला। वो कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर सी है आपका, ठीक है ना भाई। तो वेन डायग्राम का क्वेश्चन था आपके पास ये, इस तरीके से क्वेश्चंस करते हैं ये वाले। आपको जो शब्द दिए गए होते हैं ना, वुमेन, मदर इन लॉ एंड हाउस वाइफ, उन तीनों के बीच में आपको देखना होता है कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि दोनों कैटेगरीज को अंदर लाता है अपने, ठीक है। तो वो बड़ा सर्कल क्या बनेगा, उसका ही बनेगा, ठीक है। तो भाई आज की क्लास को यहीं पे एंड करेंगे अपने को। मुझे उम्मीद है कि आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन को शेयर कर देना दोस्तों के साथ भाई, और